आपके पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन हम 70 सालों में अपने बच्चों को सच बात बताने से हिचकते रहे। इसलिए हमने अपने घरों में कहानियां सुनाई। हम शिवाजी की गाथा सुनाते हैं, हम फूल वाले चचा की कहानी सुनाते हैं, हम सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन सावरकर की कहानी नहीं सुनाते। हम सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं सुनाते। हम नहीं चाहते हमारा बेटा सुभाष चंद्र बोस बन जाए। हमारा बेटा तो फूल वाले चचा की तरह 19 साल तक प्रधानमंत्री बने। ये कहां मिला, वो कहां के पंडित थे पता नहीं सर, आज तक पता नहीं चला सर। ये कहां था, उनके कौन से गोत्र में लिखा था। ये बात अलग है कि आपने सत्ता बदली तो लोग अपना गोत्र आजकल पता कर रहे हैं। इसलिए ये झूठे नैरेटिवों को प्लीज मैं मानता हूं कि आप चलाना बंद कर दें। कहां से पता चला कि ये पंडित थे? किस देश में किसी के नाम के आगे पंडित लगा होता है? वो तो हमारे यहां जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वो पैदाइशी पंडित नहीं होते। उनके नाम के आगे एक पदवी के तौर पे पंडित लगता है, और पंडित का मतलब है पढ़ा लिखा, ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी। उनके ज्ञान की कई सारी कहानियां हैं और उसके चर्चे समुद्र पार तक है। लेकिन एक घटना में इसलिए बताना चाहता हूं, सावरकर के माफीनामे पे बहुत चर्चा हुई है। जब भी मसला आता है सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी। 1946 में 4 घटनाएं घटी, 4 घटनाएं, और हमने चारों में से किसी का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हमारा स्वार्थ यह है कि ठीक है आप हैं, लेकिन आपने इतने लंबे कालखंड में सच बोलने और सच लिखने वाला योद्धा पैदा नहीं किया। किताबें लिखी, पुरस्कार मिले, किताबें बिक गई, बस। इसलिए 4 घटनाओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उससे आज के वर्तमान की स्थिति का आपको अंदाजा हो जाएगा। 1946 में 16 अगस्त 1946 का दिन किसी को याद है? 16 अगस्त 1946 में पूरे देश में मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का आंदोलन चला रही थी, और उनके लीडर ने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जिन चाटुकारों को गद्दी चाहिए थी, उन्होंने उनकी झूठ को छुपाया। इसलिए 16 अगस्त 1946 को भारत में जब उनको यह लगने लगा कि पाकिस्तान की मांग उनकी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, तब भारत की धरती पर, बंगाल की धरती पर वहां के चीफ मिनिस्टर शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का था, 16 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसने उस शहर के और राज्य की पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी, और खुलेआम इस्लामिक जिहादी मुसलमानों को छूट दी, और उस नरसंहार में 10,000 हिंदू औरतें, बच्चे मारे गए। सड़कों पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लाशें पड़ी रही, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। फिर एक तीसरी घटना, दूसरी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। यह 1946 की घटना है, और उसके तहत तय हुआ कि भारत को किसी तरीके से छोड़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए फौज, उसके कारण कई जगह विद्रोह हुए।
यह आपने सुना होगा। लेकिन नौसेना में 1946 में विद्रोह हुआ। तब माउंटबेटन ने नेहरू से कहा, आप लोग जाएं और इस म्यूटनी को, इस विद्रोह को रोकें और भरोसा दिलाएं कि जल्दी ही भारत आजाद होगा। चाचा नेहरू माउंटबेटन के कहने से फौजियों को यह भरोसा दिला रहे थे, बातचीत हो गई है, जल्दी देश आजाद होगा, आप लोग विद्रोह न करें। यह ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी घटना, जो चाचा नेहरू अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने थे, इसमें गांधी जी का सीधे तौर पर रोल है। मैं तथ्यों से कोई खिलवाड़ इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी बात सच साबित हो। मैं तथ्यों को उन मजबूती के साथ रखना चाहता हूं कि आप घर जाएं, इसको चेक करें, रीचेक करें और फिर मेरी बात को जोड़ें। अगर आपको सही लगे तो बस मेरी बात सुन लीजिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान आया और नेहरू जी 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष मालूम है कौन था? मक्का में पैदा होने वाला 1888 में एक आदमी जो 1902 में भारत आया, न किसी कॉलेज में न गया, न किसी केजी क्लास में गया, न स्कूल में गया, न पढ़ा न लिखा। वो देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उनसे इस्तीफा लिया गया कि भाई अब नए अध्यक्ष चुना जाना है और नए अध्यक्ष को चुनने की जो पूरी प्रोसेस है उसको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आचार्य जेबी कृपलानी को रखा गया। और आचार्य जेबी कृपलानी से कहा गया कि ये नए जो अध्यक्ष चुने जाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया को आपकी देखरेख में होगा। इसलिए जो आज हम संकट झेल रहे हैं उसकी अगर रूट पता चल जाएगी तो आपको लगेगा कि डीएनए गड़बड़ है। कहा गया आचार्य कृपलानी जी से, पूरे देश में जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है इसका आप गुप्त मतदान करके हमें भेज दें। वो मतदान हो गया, वो आ गया। अब पेटी खुलनी थी, पेटी खुल गई। आचार्य जेबी कृपलानी बीच में, उनके सीधे हाथ पे गांधी जी, उनके उल्टे हाथ पर सरदार पटेल। पेटी खुली, वोट निकले, आचार्य जेबी कृपलानी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। कहा कि पटेल को 14 में से 12 वोट मिले हैं। और फिर उन्होंने गांधी जी की तरफ देखा और गांधी को बताया कि 14 में से नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है। अब यहां से आप कनेक्ट करेंगे चीजों को, तब पता चलेगा कि कौन किसके इशारे पे काम कर रहा था, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसके लिए अपमानित शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन अगर वो अपने दौर में कोई कुकर्म करके गया है तो उसको एक्सपोज करने में कोई शब्द छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए जब जेबी कृपलानी जी ने गांधी जी से कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कितना ऑर्केस्ट्रेटेड रहा होगा, कितनी प्लानिंग के साथ यह ड्रामा हुआ। गांधी जी ने बड़ी मासूमियत से देखा, जैसे कोई पिता अपने बच्चे की तरफ देता है कि बेटा मैं गया तो था खिलौना लेने लेकिन लाया नहीं हूं। तो उनके चेहरे पे उसी मक्कारी भरी मुस्कान थी और बड़े मायूसी में उन्होंने अपनी शक्ल नीचे कर ली। और गांधी जी का चरित्र यहां से देखिए,
गांधी जी ने एक चिट लिखी, जेबी कृपलानी को दी और कहा कि पटेल को दे दो। पटेल ने उस चिट को देखा, उनके चेहरे पे तनाव था और उन्होंने चिट वापस कर दी। चिट गांधी जी को वापस हो गई। चिट पे लिखा हुआ था तुम विड्रॉ कर लो।